हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में एक और थ्रिल सीरीज़ की कॉमिक जिसका नाम है मौत की नींद। मौत की नींद। नहीं! एक लंबी चीख मारकर उठ बैठे हुए 15 वर्षीय रोहन का शरीर पसीने से तरबतर था। तभी लगभग दौड़ते हुए रोहन की मम्मी ने कमरे में प्रवेश किया। रोहन, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? तू चीखा क्यों? क्या तूने कोई सपना देखा? सपना या सच्चाई? एक मिनट मम्मी, आप दरवाजे पर पहुंचिए। कॉल बेल बजने वाली है। कॉल बेल बजने वाली है क्या मतलब? अपनी मम्मी को मतलब समझाने के लिए रोहन को अपना मुंह नहीं खोलना पड़ा, क्योंकि तभी चीख पड़ी कॉल बेल। कॉल बेल बज गई मम्मी, जाकर दरवाज़ा खोलिए। दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। पुलिस? हैरानी से रोहन का मुंह देखती उसकी मम्मी को एक बार फिर बज उठी कॉल बेल की आवाज़ ने चौंका दिया। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाजे पर सचमुच पुलिस मौजूद थी, एक बुरी खबर के साथ। मिसेस अवस्थी, आपको ये सुनकर अत्यंत दुख होगा कि आपके पति रंजन अवस्थी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। हिल रोड पर उनकी कार के अचानक ब्रेक फेल हो गए हैं और वे सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरे, जहाँ कार में विस्फोट हो जाने से उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपके बच्चे ने। अब मैं चलता हूँ। आप अपने पति की लाश को क्लेम करने पुलिस स्टेशन पहुँच सकती हैं। पुलिस वाले चले गए। उस मिसेस अवस्थी को बुस्सी बनी छोड़कर, जो अपने पति की मृत्यु पर दहाड़े मार मार कर रोने की बजाय अपने बेटे के निस्तेज चेहरे की फटी फटी आंखों से देख रही थी। मिसेस अवस्थी के आंसुओं पर लगा बांध उस समय टूटा जब उसने अपने पति की टुकड़ों में बटी लाश प्राप्त की। रंजन! धीरज रखिए दीदी, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। शायद भगवान को यही मंजूर था। रोहन भी फूट फूट कर रो पड़ा था। पापा, पापा! रो मत मेरे बच्चे। आज से तेरा चाचा तुझे पापा का प्यार देगा। उसी शाम रंजन अवस्थी की अंत्येष्टि कर दी गई। रात को। रोहन, एक बात तो बता, उस दिन जो तूने कॉल बेल, पुलिस और अपने पापा की मृत्यु के बारे में कहा था, वह तुझे कैसे पता चला? मैंने देखा मम्मी, खाई में गिरती पापा की कार, उनके चीथड़े उड़ते, वे सभी घटनाएं इस तरह दिखी थी जैसे वे सब मेरी आंखों के सामने घटी हों। रोहन की बात सुनकर उसकी मम्मी सोच में डूब गई। अजीब संयोग है, जो घटना कुछ देर पहले घटी वह हूबहू रोहन के सपने में आई। लेकिन क्या ये सचमुच संयोग मात्र है? इस घटना के कुछ दिन बाद एक दोपहर अचानक, मम्मी! रोहन, क्या हुआ रोहन? अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू करता हुआ बोला रोहन। चाचा के घर चलिए मम्मी, उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना घट गई है। उनके घर बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन उठाइए मम्मी, ये शायद चाची का ही फ़ोन है। आश्चर्य के सागर में गोते लगाती मिसेस अवस्थी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन सचमुच रोहन की चाची का ही था। सरला, क्या हुआ सरला? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सूरज तो ठीक है ना? पता मुझे। सरला ने जो बताया उसे सुनकर मिसेस अवस्थी के हाथ से रिसीवर छूट गया। उफ, नहीं! मुंह बाय देख रही थी वह रोहन के उस चेहरे को जो पत्थर की माने कठोर नजर आ रहा था। कुछ देर बाद, दीदी, आपके देवर हम सबको छोड़कर चले गए दीदी यार। उफ उफ, कैसे हुआ ये? चाची, आपको कुछ नहीं बता पाएंगी मम्मी। मैं बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। मानो शून्य में खोता हुआ बोला रोहन। चाचा ने जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, मरने से कुछ देर पहले चाचा वहाँ टेम्परेरी लिफ्ट के पास खड़े होकर निर्देश दे रहे थे कि यह टेम्परेरी सेट की हुई लिफ्ट है, इससे इतनी सारी ईंटें एक साथ ऊपर पहुँचाने में खतरा हो सकता है, इसलिए इन ईंटों को 2 चक्रों में ऊपर भेजा जाएगा। चलो लिफ्ट में ईंटें भरो। लिफ्ट में उसकी क्षमता अनुसार ईंटें भर दी गई। फिर लिफ्ट स्टार्ट करो। अच्छा साहब। लिफ्ट स्टार्ट हुई और मंथर गति से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बीच रास्ते में ही, अरे लिफ्ट को क्या हुआ? वह रुक कैसे गई? मैं देखता हूँ। लिफ्ट रुकने के कारण जानने के लिए चाचा ठीक लिफ्ट के नीचे आ खड़े हुए। मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, फिर रुक कैसे गई लिफ्ट? ठीक लिफ्ट के नीचे खड़े चाचा नहीं जानते थे कि उनकी मौत उन्हें वहाँ खींच लाई है, क्योंकि तभी लिफ्ट का मोटा तार टूटा, तड़ाक, और नहीं! एक पल भी तो नहीं मिला चाचा को उस भयानक मौत से बचने के लिए। बिल्कुल यही बातें बताई थी उन मजदूरों ने जो आपके देवर की लाश को घर लेकर आए थे। लेकिन ये बातें रोहन को कैसे पता? ज़रूर इसने किसी मजदूर के मुंह से सुनी होंगी ये बातें। ऐसा नहीं है, रोहन को ये बातें किसी और जरिए से पता चली हैं, और वह जरिया इसका सपना।
लेकिन ये सपने रोहन को कैसे आते हैं, इस रहस्य को जानने के लिए मैं रोहन को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाऊंगी। सालों से देश विदेश के हजारों मनोवैज्ञानिक और परा मनोवैज्ञानिक सपनों की दुनिया को समझने के प्रयास में लगे, जिनमें वो पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया है कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा दिमाग कार्य करता रहता है। ज्ञान चेतना की परतों के नीचे अचेतन की एक अथाह गहराई है, जहाँ हमारे सारे विचार समाधिस्थ हो जाते हैं। ये विचार निंद्रा अवस्था में जब हमारा मन और मस्तिष्क विश्राम कर रहा होता है, हमें इस अपार निधि की झलक दिखाता है। यही स्वप्न लोक कहलाता है। वैज्ञानिकों का मत है कि शायद सपने देखते हुए हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो कि भूलोक के समय आयाम से परे है, और इसी वजह से हम भविष्य देख पाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ है। सोए हुए इसके अवचेतन मस्तिष्क में संयोग से तुम्हारे पति और देवर वाली घटना सपने के रूप में दिखाई दी। अगर तुम इसे कुछ और ही समझ रही हो तो वैसे तुम्हारा वहम है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर मेहरा की दलीलें मिसेस अवस्थी के दिलो दिमाग में उठते बह के तूफान को शांत नहीं कर पाई। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं आता डॉक्टर। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पूरे परिवार पर इन सपनों की वजह से कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मैंने पहले ही कहा है मिसेस अवस्थी, यह आपका वहम है। जो हुआ वह विधि का विधान था, उसमें न तुम कुछ कर सकती हो न मैं। इसलिए बच्चे को घर ले जाकर इसे पूरा आराम कराओ। इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। रोहन की तरफ से पूरी संतुष्ट होकर ही रोहन को लेकर वापस घर लौटी मिसेस अवस्थी। दीपा अभी तक स्कूल से नहीं लौटी? नहीं बीबी जी, उसने टेलीफोन करके कहा है कि मैं आपको बोल दूं कि वह आज देर से घर लौटेंगी, क्योंकि उसे स्कूल के ग्रुप के साथ साइंस एग्जीबिशन देखने जाना है। मैं सोने जा रहा हूँ मम्मी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। नींद? लेकिन ये तो तुम्हारे सोने का समय नहीं है रोहन। तो पहले तो कभी इस समय नहीं सोए, फिर आज? अरे चला गया? पता नहीं मम्मी क्या बात है, आज इस समय बहुत तेज़ नींद आ रही है। अपनी मम्मी को हैरान खड़ी छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया रोहन, और अपने कमरे में रोहन। कमाल की एग्जीबिशन है। विज्ञान के कई प्रयोगों को यहाँ चमत्कारी ढंग से दर्शाया गया है, और सबसे ज़बरदस्त है ये रोबोटिक हाथों का जोड़ा। देख लो, देखो तो कैसे अपने हाथों में थमी एसिड के बीकरों के एसिड को उलट पलट रहा है। आओ इसे और नज़दीक से जाकर देखते हैं। अपनी सहेली के रोकने के बावजूद भी। नहीं दीपा, रुक जाओ, उसके पास जाना ठीक नहीं। दीपा उन रोबोटिक हाथों के पास पहुंच गई। कितने शानदार हाथ हैं, वाह। अचानक दीपा चौंकी। अरे ये क्या, ये हाथ धीरे धीरे ऊपर कैसे उठते जा रहे हैं? अगले ही पल जो हुआ उसका किसी को सपने में भी गुमान था। ओ माय गॉड, आई! जल बिन मछली की भांति तड़प उठी दीपा। आई! ज़्यादा देर नहीं लगे उसे लाश में बदलने में। इधर रोहन के कंठ से निकली उस नहीं ने घर के जर्रे जर्रे को कपाकर रख दिया। नहीं! मिसेस अवस्थी के चेहरे पर दहशत का समुद्र लहलहाने लगा। फिर तूने सपना देखा रोहन? कौन बना तेरे सपनों का शिकार इस बार रोहन? दीपा मम्मी। नहीं, शून्य में ताकते हुए बोला रोहन। ठीक तभी घर के बाहर आकर रुकी वह एम्बुलेंस, जिसमें मौजूद थी दीपा, एक बेबस लाश के रूप में। दीपा नहीं! लगातार घटती उन घटनाओं ने मिसेस अवस्थी को पागल सा कर दिया। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों हमारे परिवार के सदस्य एक एक करके मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं? क्या रहस्य है ये? मुझे इस बारे में भी डॉक्टर से बात करनी होगी। मिसेस अवस्थी ने तुरंत ही डॉक्टर सुधीर मेहरा को फ़ोन मिलाकर उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वे चिंतित स्वर में बोले, आपकी बातें निर्मूल भी हो सकती है मिसेस अवस्थी, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप ऐसा कीजिए, रोहन की गतिविधियों पर निगाह रखिए, जांच कीजिए वे कौन कौन सी अप्रत्याशित हरकतें करता है। कुछ असामान्य दिखे तो फिर मुझे फ़ोन कीजिएगा। ठीक है। फ़ोन रखकर मिसेस अवस्थी रोहन के कमरे की तरफ चल दी। जाने रोहन अपने कमरे में क्या कर रहा होगा। अपने कमरे में रोहन जो कर रहा था वह सर्वथा अप्रत्याशित ही था। रोहन पूरे कमरे की परिक्रमा सी कर रहा है, लेकिन क्यों? दरवाजे पर चकित खड़ी मिसेस अवस्थी रोहन के कमरे में प्रवेश करते ही आश्चर्यचकित रह गई। मैं कमरे के अंदर घुस आई हूँ और रोहन को उसका पता नहीं चला। वह अभी तक उसी तरह परिक्रमा कर रहा है। क्या हुआ उसे? मिसेस अवस्थी ने आगे बढ़कर रोहन को झंझोड़ डाला। रोहन, रोहन, क्या हुआ तुझे रोहन? जवाब देने के स्थान पर रोहन मिसेस अवस्थी की बाहों में झूल गया। अरे ये क्या, रोहन तो सोया हुआ है। ओह, इसका मतलब ये नींद में चल रहा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मिसेस अवस्थी ने तुरंत ही रोहन को जगाया। क्या बात है मम्मी, आपने मुझे क्यों जगाया और आप मुझे बेड से यहाँ नीचे क्यों ले आई? कुछ नहीं रोहन, आज तुम बगैर खाना खाए सो गए थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें जगा लिया। खाना खाकर फिर सो जाना। आओ मेरे साथ नीचे हॉल में। तुम 2 मिनट बैठो रोहन, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। अच्छा मम्मी। किचन की तरफ बढ़ती मिसेस अवस्थी के दिलो दिमाग में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। क्या कारण है रोहन द्वारा की जाने वाली असामान्य हरकतों का? शायद इस बारे में डॉक्टर सुधीर मेहरा कुछ बता सके।
रोहन को खाना खिलाने के बाद मैं फ़ोन करके उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराऊंगी। किचन से रोहन के लिए खाना लेकर लौटती मिसेस अवस्थी रोहन को देखकर बुरी तरह चौंकी। अरे, रोहन तो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया। अरे, रोहन की तरफ बढ़ती मिसेस अवस्थी ठिठक कर रह गई और उसके ठिठक जाने का कारण था वह घुर्राहट भरी नारी आवाज़ जो रोहन के कंठ से गूंज रही थी। कोई नहीं बचेगा, मैं पूरे खानदान को तबाह कर डालूंगी। चींटियाँ सी रेंगने लगी मिसेस अवस्थी के मस्तिष्क में। ये नारी आवाज़ किसकी है? कौन है वह और किसको तबाह कर डालना चाहती है? शायद मेरे सवालों का जवाब रोहन दे सकता है। मैं उसको जगाती हूँ। रोहन को जगाने लपकी मिसेस अवस्थी। छत पर लटके उस भारी फानूस से अनजान थी जो अचानक अप्रत्याशित ढंग से हिलने लगा था। अचानक मिसेस अवस्थी का पाँव खिलौना कार पर पड़ा। अरे! पाँव और पानी का भरा जग गिर जाने की वजह से रोहन हड़बड़ा उठा। ठीक उसी पर ओ! घबराया सा रोहन अपनी मम्मी तक पहुंचा। मम्मी, आप ठीक है ना मम्मी? हाँ मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ। इस खिलौने ने मुझे बचा लिया। लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों? भयाक्रांत बोल उठा रोहन। मैंने अभी अभी देखा था मम्मी की छत का भारी फानूस टूटकर हमारे ऊपर गिरने वाला है। ओह, यानी तूने देखा कि हम दोनों की मृत्यु होने वाली है? हाँ मम्मी, हाँ, यही एकदम यही देखा था मैंने। उफ! रोहन के सपनों में हमारे परिवार के सदस्यों की हत्याओं की घटनाओं का आना और उसके मुंह से घुर्राहट भरी नारी का स्वर गूंजना क्या क्या साबित करता है? अचानक मिसेस अवस्थी को मानो करंट सा लगा। इन बातों का मतलब कहीं ये तो नहीं कि रोहन पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा हो जो हमारे सारे खानदान को ख़त्म कर देना चाहती है। मगर है कौन वो? मुझे इस विषय में तुरंत ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे रोहन पर सवार आत्मा फिर किसी को मौत देने में सफल ना हो पाए। और इसका एक ही उपाय है, और वह ये है कि रोहन को सोने न दिया जाए। मिसेस अवस्थी ने एक खतरनाक निर्णय ले लिया जिसका असर जल्दी रोहन पर होने लगा। मम्मी, मुझे नींद आ रही है मम्मी, मैं सोना चाहता हूँ। नहीं रोहन, नहीं, तुझे सोना नहीं है, तुझे सोना नहीं है रोहन। अपनी माँ की जान के लिए, अपनी जान के लिए तुझे सोना नहीं है रोहन। हिस्टीरिया ही सी हो गई मिसेस अवस्थी, लेकिन नन्हा रोहन भला उन बातों को कहाँ मानता। मुझे नींद आ रही है मम्मी, मैं सोना। तू नहीं सोएगा रोहन, मैंने कहा ना तू नहीं सोएगा। मासूम रोहन के कोमल गालों पर मिसेस अवस्थी ने थप्पड़ों की बरसात सी कर दी। और जब वह तरीका भी कारगर साबित नहीं हुआ तो रोहन की नींद भगाने के लिए मिसेस अवस्थी ने किया वह उपाय, छपा! मैं तुझे सोने नहीं दूंगी रोहन। लेकिन उसके उपायों ने किया एक ज़बरदस्त नुकसान। उफ! ना सोने की वजह से रोहन की हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डॉक्टर सुधीर मेहरा, व्हाट नॉनसेंस! आप नहीं समझ रही मिसेस अवस्थी, आप अपने बच्चे को मारने की सोच रही हैं। अगर उसे सोने नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा, और अगर उसे सोने दिया गया तो हम दोनों मर जाएंगे डॉक्टर साहब। जो आत्मा मेरे बच्चे के शरीर पर कब्जा किए हुए है वो हम दोनों को मार डालेगी। ये सब आपका वहम है। सब जानते हैं कि आत्मा व आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और ये बातें मनुष्य के दिमाग में तब पैदा होती हैं जब उसका मस्तिष्क विकृत हो जाता है। आपका मस्तिष्क भी विकृत हो गया है, इसलिए आपके बच्चे के स्थान पर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तभी एक नर्स वहाँ पहुँची। सर, बच्चा सोने के लिए बुरी तरह झटपटा रहा है, क्या करें? उसे नींद का इंजेक्शन दे दो। इतना सुनने के साथ ही मिसेस अवस्थी डॉक्टर पर झपट पड़ी। तुम मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते हो डॉक्टर? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। ओ, पकड़ो इन्हें तुरंत ही। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे को नींद का इंजेक्शन मत दो। इन्हें ऐसे ही पकड़े रहना, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं इनके लिए नींद का इंजेक्शन भरकर लाता हूँ। उधर डॉक्टर मिसेस अवस्थी को देने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन भरने लगा। इधर नर्स रोहन को नींद का इंजेक्शन दे चुकी थी और पल भर में ही रोहन गहरी नींद सो गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। ओह, रोको इसे। रोहन, रोहन! स्ट्रेचर उस शीशे की बड़ी खिड़की को तोड़कर नीचे गिर जाएगा। रोको उसे। रोहन! छलाक! रोहन! भचाक! मम्मी! क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? मम्मी, मेरी मम्मी मर गई। मेरी मम्मी इमारत से गिरकर मर गई। तुम डर गए हो बच्चे, तुम्हारी माँ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं नर्स, ये बच्चा ठीक कह रहा है, इसकी मम्मी सच में मर गई। लेकिन क्या तुम बता सकते हो बच्चे, तुम्हारी मम्मी की मौत कैसे हुई? हाँ बता सकता हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। रोहन अपने सपने में घटी घटना को एक ही सांस में बताता चला गया। सब सुनकर सुधीर मेहरा के रोंगटे खड़े हो गए। ओह माय गॉड! इसका मतलब मुझे इस बात को जानना होगा कि इस दुनिया में आत्मा जैसी कोई किसी चीज़ का अस्तित्व है जिसने इस मासूम के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अवस्थी के घर में घुसकर अपना प्रतिशोध ले रही है। मुझे इस आत्मा से इस मासूम की रक्षा करनी होगी। बचाना होगा मुझे अवस्थी खानदान के इस आखिरी चिराग को, और इसके लिए मुझे मिलना होगा भूत प्रेत विशेषज्ञ अपने मित्र कपालिक से, जिसके ज्ञान का मैं आज तक मजाक उड़ाता आया हूँ। कुछ ही देर बाद डॉक्टर सुधीर मेहरा अपने मित्र कपालिक के सामने मौजूद था।
इस मासूम की खातिर मैं तुम्हारे पास आया हूँ कपालिक। इसकी मदद करके मेरे इस विश्वास को भंग कर दो कि आज तक मैंने जो सोचता आया वह गलत था। मैं तो तुम्हें सदा से ही ये समझाता रहा हूँ सुधीर की आत्माओं का भी एक संसार होता है, उनकी भी एक दुनिया होती है। अगर ऐसा ना होता तो पूर्व जन्म की घटनाएं नहीं होती, सैकड़ों लोग प्रेतग्रस्त नहीं होते। लेकिन जिस तरह पढ़ाई और कोर्स के बिना कोई आदमी तुम्हारी डॉक्टरी को नहीं समझ सकता, इसी तरह बिना ज्ञान के आत्मा भूत प्रेत को भी नहीं समझा जा सकता। सबूत के बिना मैं तुम्हारी बातों को सत्य नहीं मानूंगा। मुस्कुराया कपालिक। सबूत? सबूत मैं तुम्हें अभी दिए देता हूँ। दूसरे ही क्षण कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए कपालिक ने मुट्ठी भर राख रोहन पर उछाल दी। पल भर बाद ही हा 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 ओ गॉड गूंजा हड्डियों को सर्द कर देने वाला वह नारी ठहाका। कपालिक के कंठ से गूंजा कहर भरा स्वर। कौन है तू? बता, कौन है तू? क्यों इस बालक के शरीर पर कब्जा कर रखा है? क्यों इसके शरीर परिवार वालों को समाप्त कर रही है तू? क्या मकसद है तेरा? बता, वरना मैं तुझे भस्म करके रख दूंगा। जवाब में ठहाके के साथ रोहन के हलक से निकला वह स्वर। हा 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 तू मुझे भस्म कर सकता है, यह ख्याल अपने दिल से निकाल दे तांत्रिक। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपने बारे में सब बताऊंगी। मैं जिस खानदान को तबाह करने में लगी हुई हूँ उसके कुछ सदस्य इंसान नहीं, वहशी दरिंदे थे। वे दरिंदे जिनकी दरिंदगी का शिकार मेरा मासूम बच्चा हो गया। उस दिन नशे में डूबे रंजन अवस्थी और उसके छोटे भाई ने मेरे बच्चे को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बारिश की तरह बरसते लात घूसों ने उस मासूम के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। उसे मार से बचने का एक ही रास्ता दिखाई दिया, उस कमरे की खिड़की। नहीं मम्मी! उन दरिंदों के हाथों से स्वयं को छुड़ाकर वह खुली खिड़की की तरफ भागा और कूद गया। लेकिन क्या जानता था कि वे दरिंदों से बचकर उसने सीधे मौत के मुंह में छलांग लगा दी थी। खच! मैं भी ठीक उसी समय बाजार से सब्जी खरीद कर वापस लौटी थी। अपने बच्चे की लाश देखकर मैं चिंगाड़ उठी थी। रामू नहीं! और तब मेरी नज़र खिड़की से झांकते उन दरिंदों पर पड़ी तो मैं तुरंत ही सारा माजरा समझ गई। आप लोगों ने मुझ गरीब के सहारे को छीन लिया। मैं अभी पुलिस को लेकर आती हूँ। इतना कहकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ चल दी, लेकिन उन दरिंदों ने मुझ पर मुझे घर का लॉन भी ढंग से पार नहीं करने दिया। आई तो टके की नौकरानी, अब तो पुलिस स्टेशन नहीं वहाँ जाएगी जहाँ तेरे बच्चे की आत्मा गई है। इसे भी खत्म कर दो भैया, वरना ये हम सबको फांसी पर लटकवा देगी। हाँ, इसे खत्म करना ही होगा, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। शहर से बाहर वीरान खंडहर है, वहीं ले चले इसे। वहाँ इसे और इसके बच्चे को दफना देंगे जल्दी खंडहरों में। तुमने मेरे और मेरे मासूम बच्चे की जान ली है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं इसका प्रतिशोध लूँगी। मुझे मारकर उन्होंने मुझे बच्चे की लाश के साथ वहीं दफना दिया, लेकिन वह मेरी आत्मा यानी मुझे नहीं खत्म कर सके। मैं वहीं खंडहरों में भटकती रही। मुझे वहाँ से निकलने के लिए एक मनुष्य शरीर की आवश्यकता थी। मैं इंतज़ार करती रही, जो उस दिन समाप्त हुआ जब संयोग से यह बालक अपने साथियों के साथ खेलता हुआ उन खंडहरों में आ पहुँचा। मैंने तुरंत ही उसी को अपना निशाना बना लिया। उन वैश्यों के घर में आ गई और अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए उन्हें मारना शुरू कर दिया। मैं उनका खानदान खत्म करना चाहती हूँ। जब तक मैं इस बच्चे को खत्म नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम और तुम्हारा बच्चा दो आदमी की दरिंदगी के शिकार हो गए, लेकिन तुम भी तो दरिंदगी भरा खेल ही खेल रही हो। दो जनों के अपराध की सज़ा पूरे परिवार को क्यों दे रही हो? ये न्याय नहीं। तुम इस बालक को छोड़कर चली जाओ। नहीं, यह बच्चा मरेगा, हर हाल में मरेगा। उसे ही ये सोया सपने के रूप में, जैसे ही ये सोया सपने के रूप में इसकी मौत इस तक पहुंच जाएगी और इसे उस मौत से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हा 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 हा। तड़प उठा रोहन। चिंता के बादल सुधीर के चेहरे पर मंडराने लगे। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। जिस आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा था वैसे छोड़कर जा चुकी है। ओह, यानी इस बच्चे की जान बच गई? नहीं नहीं सुधीर, इसके शरीर से आत्मा के चले जाने से जान का संकट टला नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा गहरा हो गया। उस आत्मा ने कड़े शब्दों में ये चेतावनी दी है कि ये बालक सोया नहीं और उसने इसकी जान ली नहीं। इसकी जान बचाने के लिए इसे सोने नहीं देना है सुधीर। ऐसा कब तक चलेगा कपालिक? बच्चे को नहीं सोने दिया गया तब भी मरेगा। कोई हल सोचो कपालिक। इस मासूम ज़िंदगी को बचाने के लिए कोई हल और सोचो। इसका तो अब एक ही हल है सुधीर। शहर से बाहर स्थित खंडहर में जाकर उसके और उसके बच्चे के शरीर को ढूंढकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन यह काम लगभग असंभव है, क्योंकि प्रतिशोध की आग में जलती हुई आत्मा इतनी अधिक क्रोध है कि उस खंडहर की तरफ जो भी गया उसे मार डालेगी। इसलिए खंडहर में जाने का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना है। कौन इस अपरिचित बच्चे के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा? मैं जाऊंगा उन खंडहरों में। मैं अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे की जान को बचाऊंगा।
लेकिन बच्चे की नींद की समस्या का क्या करोगे? मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जल्दी ही शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर तूफान सी दौड़ती इस कार में। अंकल, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। नहीं रोहन नहीं, तुम सोओगे नहीं। एक तो रोहन कई दिनों से जागा हुआ है, ऊपर से इस पर नींद के इंजेक्शन का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपने प्रयासों से इसे कुछ ही देर सोने से रोक सकता हूँ, और इसी कुछ देर में मुझे खंडारों में पहुँचना है। जैसे जैसे सुधीर मेहरा सोचता जा रहा था, वैसे वैसे उसका पाँव एक्सीलेटर पैडल को दबाता चला जा रहा था। अचानक भागती कार के टायर सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए। कारण था सामने सड़क पर लगा हुआ ट्रैफिक जैम। ओह, आगे तो सारा रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। जाने यहाँ कितनी देर तक रुकना पड़े। सोचते सोचते अचानक रोहन की तरफ पलटा सुधीर मेहरा तो मानो उसे ज़बरदस्त करंट लगा। उफ, इसकी आंखें तो बंद होती जा रही हैं। उसने झपट्टा मारकर रोहन को झंझोड़ डाला। रोहन उठो उठो। हाँ। रोहन को झंझोड़ते हुए हाथों के साथ साथ उसका दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। रोहन की नींद उस पर हावी होती जा रही है। यह किसी भी पल सो सकता है, जबकि ट्रैफिक को खुलने में न जाने कितनी देर लगे। मुझे रोहन को लेकर पैदल ही खंडर की तरफ भाग खड़े होना चाहिए। रोहन भाग भाग रोहन। मुझसे भागा नहीं जा रहा अंकल, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ। बेवकूफ़, तेरी एक पल की नींद तुझे ज़िंदगी भर के लिए सुला सकती है, इसलिए भाग भाग। रोहन को लगभग खींच कर लेकर भागता सुधीर मेहरा अचानक चिंका। ओह माय गॉड, ये कुत्ता कहाँ से हमारे पीछे पड़ गया? और इसके तो एक्शन बता रहे हैं कि ये पागल है। इससे बचने के लिए तेज़ भागना होगा। हाँ। सुधीर मेहरा तेज़ भागने की सोचता रह गया और पागल कुत्ते ने उस पर छलांग लगा दी। उफ। बच्चे बचाने के प्रयास में वह एक तरफ और रोहन एक तरफ जा गिरा। सुधीर मेहरा संभलकर तेज़ी से रोहन की तरफ लपका। मेरे हाथ से छूटा रोहन किसी भी समय सो सकता है, मुझे उसे संभालना चाहिए। लेकिन वह रोहन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उससे पहले ही पागल कुत्ता उस पर झपट पड़ा और दोनों एक दूसरे से बुरी तरह गुत्थम गुत्था हो गए। अपने आप को बचाने के लिए मुझे न केवल इस पागल कुत्ते से निपटना होगा, बल्कि सोने जा रहे रोहन को भी जगाना होगा। और इन दोनों कामों को एक साथ करने के लिए मुझे इस कीचड़ का सहारा लेना होगा, जो रोहन को जगाए रखने के साथ साथ छपाक अंकल इस पागल कुत्ते को भी कुछ पलों के लिए अंधा कर देगी। और यही कुछ पल काफ़ी होंगे इसे अपने से दूर फेंक देने के साथ साथ इस बेल्ट को उतारने के लिए, जो इसका स्थायी इंतज़ाम करेगी। इस बार जो उछल कर आया पागल कुत्ता तो फंस गई उसकी गर्दन सुधीर मेहरा के हाथों में थमी बेल्ट के फंदे में, और फिर जो कसने लगा फंदा तो पागल कुत्ते के गले से तभी निकला जब वह लाश बनकर ज़मीन पर गिर गया। अचानक इस कुत्ते ने बीच में आकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। फिर सुधीर मेहरा एक पल भी नहीं रुका, रोहन को अपनी बाहों में उठाकर द्रुत गति से खंडहरों की तरफ भाग खड़ा हुआ। बिना किसी विघ्न के जल्दी वह शहर के बाहर स्थित खंडहरों में पहुंच गया। इस पूरी समतल जगह पर सिर्फ ज़मीन का यह हिस्सा उभरा हुआ है। यहीं रंजन अवस्थी और उसके भाई ने अपनी नौकरानी व उसके बच्चे की लाश को दफनाया होगा। मुझे तुरंत ही इस स्थान को खोद कर उनकी लाशें निकालनी है और उनका क्रियाक्रम करना है। इस काम को करने में मैं काफ़ी बिजी रहूँगा। इसका फ़ायदा उठाकर रोहन सो सकता है, इसलिए यहाँ खुदाई करने से पहले मुझे उन्नीदे रोहन का कोई इंतज़ाम करना होगा। काफ़ी सोच समझकर सुधीर मेहरा ने रोहन का ये इंतज़ाम किया। अंकल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अंकल, प्लीज़ मुझे उतारिए। तुम्हारे बालों को बांधकर तुम्हें लटकाना मेरी मजबूरी है रोहन। तुझे सोने ना देने का फ़िलहाल मेरे पास इससे अच्छा कोई इंतज़ाम नहीं है। अब तुम कुछ देर यूँ ही लटके रहो, मैं खुदाई शुरू करता हूँ। सुधीर मेहरा को एक और समस्या का सामना पड़ा। खुदाई किससे होगी? खुदाई का सारा सामान तो कार में ही रह गया। अब तो मुझे खुदाई करने के लिए यहाँ पड़े नुकीले पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों का सहारा लेना होगा। इस तरह से खुदाई में मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊँगा। अंकल, मुझे उतारिए शीघ्र ही। ये रही लाशें, जिन्हें वक्त के थपेड़ों ने कंकालों में बदल दिया है। अब मुझे इनका क्रियाक्रम करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। सुधीर मेहरा ने आसपास से बहुत सी लकड़ियाँ कब्र में डाल दी और अपने लाइटर से उनमें आग लगा दी। इसी के साथ उठे उस तेज शोर ने खंडहर के जर्रे जर्रे को कपा डाला। नहीं, उफ। काफ़ी देर तक गूंजता रहा वह शोर, कुछ देर बाद ही शांत हो गया। इस शोर के शांत होने का एक ही मतलब है कि शरीर के जलने के साथ ही वह आत्मा भी शांत हो गई, जो रोहन की जान लेना चाहती थी। अंकल, मेरे बाल उखड़े जा रहे हैं। अब इसे उतार लेने में कोई हर्ज नहीं है। रोहन को उतार कर सुधीर मेहरा अपनी बाहों में ले लिया, जहां आकर रोहन एक पल बाद ही गहरी नींद में सो गया। अब इसे जी भर कर सो लेने दिया जाए, क्योंकि अब इसकी ये नींद मौत की नींद नहीं है। एक संतोष की सांस लेकर सुधीर मेहरा सोए हुए रोहन को अपनी बाहों में उठाए खंडहर से बाहर की तरफ चल दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किंग कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।